हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पादप जल संबंध के बारे में। अर्थात क्या कि पौधों से जल का क्या रिलेशनशिप है। पादप से अर्थात पौधों से जल का क्या संबंध है। पौधा और जल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इन संबंध के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सीधे शब्दों में कहें कि पौधे जीवित नहीं, पौधे जीवित नहीं किसके बिना, तो जल के बिना। मतलब क्या कि सीधे शब्दों में अगर कहे हम तो जल के बिना पौधे को जीवित रखना लगभग नामुमकिन है। मतलब क्या, जल ही जीवन है पौधों के लिए भी और मानव के लिए भी, इस धरती पे रहने वाले हर जीव के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि रिलेशनशिप इनका बड़ी तगड़ा है। अब रिलेशनशिप तगड़ा क्यों है और ये जीवित क्यों नहीं रह पाएगा, क्वेश्चन ये उठती है कि पौधे जो होंगे वह पौधे बिना पानी के जीवित कैसे नहीं रह पाएंगे। तो दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि जीवित नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो पौधे होते हैं वह पौधे जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए क्योंकि ये जितने पौधे होते हैं ना, ये पौधे को पानी की बहुत जरूरत है, पानी की बहुत जरूरत है। अब बहुत जरूरत कैसे है, जरा ये देखिए, गौर कीजिए। अगर मैं बात करूं एक तरबूज के पौधे की फल की, अगर मैं तरबूज की अगर फल की अगर बात करूं तो उसके फल के अंदर लगभग 90% जो होते हैं क्या होते हैं, तो जल होते हैं। जरा समझिए, गौर कीजिए। खीरा के अंदर अगर मैं बात करूं तो खीरा के अंदर लगभग 80 से 90% पार्ट जो होंगे वह जल के मिलेंगे हमें। और तो और आप सीधे शब्दों में समझिए कि अगर काष्ठीय फल की अगर बात करें हम या शुष्क फल की बात करें तो उसके अंदर भी 15 से 20% जो होंगे वह जल की मात्रा होगी। अब समझिए, इतना ज्यादा जब जल चाहिए तो ये जल के बिना रह सकते हैं क्या? क्या ये 90% जल है तो जल के बिना तरबूज का कोई अपना अस्तित्व होगा क्या? 10% से क्या उनका बॉडी संचालित होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधे के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बॉडी को संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। ये तो पहला रीजन हो गया। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें कि पानी की जरूरत उन्हें क्यों पड़ेगी, तो दूसरी रीजन ये हो जाती है कि वह वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया करती है। किसकी क्रिया करती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के अंदर अगर शरीर से बाहर निकलेगा कुछ तो क्या निकलेगा? आपका जल ही तो निकलेगा। मतलब क्या कि मान लीजिए कि उनके शरीर को स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या चाहिए? जल। शरीर से बाहर निकालना है तो क्या चाहिए? जल। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है, क्या चाहिए? जल। मतलब क्या, इनके शरीर के अंदर अर्थात कि पौधों के शरीर के अंदर, पादप के शरीर में अगर कोई भी कार्य किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो उन सभी कार्यों में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी? जल की। अब जब जल की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है तो बताइए, जल के बिना एक पौधे जीवित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? अब मैं वाष्पोत्सर्जन की बात करूं तो आपको बता दूं कि सभी पौधे अलग अलग तरीके से वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ले लू, सिंपल तरीके से मक्के को ले लू, ठीक है? किसको ले लेते हैं? मक्का को। कि मक्का अगर कितना ज्यादा में क्या करता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल का यूज करता है, ठीक है? अब मक्का का पौधा देखे होंगे आप लोग, मक्का का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इनकी सिर्फ आपका ये होती है, डालियां इनमें नहीं पाई जाती है, इनके अंदर सिर्फ पत्तियां दिखेंगी आपको, सामान्य रूप से पत्तियां दिखेंगी आपको, इनकी जड़ें होती है। इस तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। और इन छोटे से स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो टोटल 24 घंटे के अंदर यह लगभग एक पौधा 3 लीटर पानी को
वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में देता है। अब जरा सोचिए कि यह छोटा सा पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अगर वायुमंडल को देता है तो यह पौधा कितना ज्यादा पानी को शोषित करता होगा, ताकि वो 3 लीटर दे ही दे रहा है वायुमंडल को। और सोचिए एक और बात कि ये छोटा सा पौधा अगर 3 लीटर अगर पानी को वाष्प के रूप में देता है तो जो बड़ा सा आपका बरगद का पेड़ होगा, बड़ा सा जो आम का पेड़ होगा, वो आपके लंबे लंबे शीशम के पेड़ जो होंगे, सागवान के पेड़ होंगे, इन सभी पेड़ों में आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा कितना ज्यादा पानी की आवश्यकता उसे पड़ती होगी। तो बताइए क्या पानी के बिना ये सब रह पाएंगे? आप सीधे शब्दों में समझिए कि एक सरसों के पौधा का अगर एग्जाम्पल ले हम, अगर सरसों के पौधा का, तो सिर्फ 5 घंटे के अंदर इनका जितना वजन होगा इस पौधे का, वो अपने वजन के अनुरूप जल को जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल को दे देगा। सिर्फ कितने घंटे में? सिर्फ 5 घंटे में अपने वेट का। मान लीजिए कि अगर ये 2 kg का इनके शरीर का वेट है, 2 kg, तो लगभग 2 लीटर आपके क्या होंगे कि 2 लीटर जो जल होंगे वह वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वो दे देगा। अब समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा अगर पानी की जरूरत अगर पौधे की पड़ती है तो पौधे को रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा। किसके साथ? जल के साथ, क्योंकि जल के साथ बिना गठजोड़ किए इनका काम चलने वाला नहीं है। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पौधे के लिए कि पौधे जल के बिना अपने आप को कल्पना करना मुश्किल है। तो बात यह आती है कि उतनी जल की आपूर्ति करेगा कौन? उतने जल की आपूर्ति करेगा कौन? मैंने कल बताया था एक बात आपको, मैंने कल एक बात बताया था कि पौधों के अंदर विसरण क्रिया जो होती है, वह विसरण क्रिया होती बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं होती है, यह कम दूरी के लिए यूज की जाती है। जब कम दूरी हो तो उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरे नंबर इसकी प्रक्रिया जो होती है बहुत स्लो होती है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? स्लो होती है। दूसरी नंबर लंबी दूरी के लिए समस्या उत्पन्न होती है, लंबी दूरी का में इसका उपयोग नहीं हो पाता, इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन सभी की तरह आपकी ये समस्या है। अब बताइए जब विसरण से ये काम सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है तो कोई ना कोई और तरीका होगा, जिन तरीका की वजह से पौधे की इतनी जरूरत है पानी की तो वो उसे पूरा करेगा। तो उस कमी को पूरा करने के लिए विसरण का ही एक और फॉर्म इस्तेमाल होता है और उसे हम लोग कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं उसे? परासरण कहते हैं। और ये परासरण क्या करता है कि परासरण उनके जल की कमी को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, अर्थात ले जाना ले आना, ले जाना ले आना, ये सब काम किसका हो गया? अब परासरण का। विसरण का ही फॉर्म है परासरण जो ये कार्यों को करता है। जरा जान लेते हैं कि परासरण क्या है और परासरण अगर ये कार्य करता है तो फिर कैसे करता है, जरा जानते हैं इसके बारे में। देखिए तो ये क्या करता है, परासरण की अगर क्रिया की अगर बात कीजिएगा तो परासरण की क्रिया क्या करता है, ये कहता है कि भाई देखिए हम सिर्फ क्या करेंगे, जलीय द्रव में जो जल वाले द्रव होंगे उस जल वाले द्रव में हम क्या करेंगे, सिर्फ पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ लेके जाएंगे। कम सांद्रता वाले जगह को फुलफिल करने के लिए हम जो अधिक सांद्रता वाला होगा उनके पास से मटेरियल को चुरा के ले आएंगे। ये कहता है कि अधिक सांद्रता वाला है, हम चुरा के ले आएंगे कहां पे? कम सांद्रता वाले के पास। कौन कहता है? परासरण कहता है। परासरण कहता है कि जो ज्यादा सांद्रता है, जहां पे ज्यादा घुले हुए ज्यादा आइटम्स है, जहां पे ज्यादा अणु परमाणु है, वहां से लाके कम सांद्रता वाले की तरफ मैं लेकर आऊंगा। ये काम किसकी होगी? परासरण की होगी। और परासरण भी क्या होता है? परासरण भी विसरण का ही एक रूप होता है, विसरण का ही एक रूप होता है। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना है कि ये कहता है कि केवल ये जलीय को करेगा, केवल यह जलीय के अंदर अर्थात कि जल वाले क्षेत्रों में जब परासरण विसरण की क्रिया होगी तो उसी को परासरण कहेंगे आप। ठीक है, अब जरा ध्यान कीजिए, एग्जाम्पल से जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक गिलास आपका ये पानी है और इसमें जितना मीठा आपको चाहिए उतना आपने चीनी इसमें मिला दिया है। ठीक है, बिल्कुल मन खुश। एक और गिलास है आपके पास है, इसमें भी पानी पूरी एकदम लबालब भरा हुआ है। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्शन कर दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया और दोनों को जोड़ने के बाद हमने छोड़ दिया। अब जरा गौर करके बताइए हमें कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसके अंदर क्या है, चीनी है और प्लस में क्या है, पानी है, और ये जो बी है, बी के अंदर सिर्फ पानी है। आप बताइए कि इस दोनों को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या चेंजेस हमें दिखने को मिल सकते हैं। जरा गौर करके सोचिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि इसमें चेंजेस क्या होंगे। चेंजेस क्या होगा कि जो यहाँ पे अधिक मीठा आपका जो ये ग्लास था, इसकी मिठास धीरे धीरे यह बढ़ती हुई कहाँ चली गई, ये बी की तरफ, और बी में जो हो गया ये भी कुछ मीठा होने लगा। इनकी मिठास, इसमें का जो पानी था इस तरफ आने लगा, इसकी मिठास उधर जाने लगी। अब इनसे क्या हो गया कि कुछ मिठास ए में रह गया और कुछ मिठास बी में आ गया। अब ए में ज्यादा मिठास था और बी में मिठास था ही नहीं, इसलिए इसका जो मिठास वाला पार्ट था वह गति किधर कर गया, बी की तरफ। तो यह जो मिठास ए से बी के तरफ जा रहा है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी क्रिया को हम परासरण के नाम से जानते हैं। मतलब क्या, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर अधिक सांद्रता वाले द्रव पदार्थ से कम सांद्रता वाले द्रव पदार्थ की तरफ पदार्थों का आवागमन होगा। मतलब जाएगा आएगा जाएगा आएगा। ठीक है, यह क्रिया कब होगी, जब अधिक सांद्रता और कम सांद्रता हो। मान लीजिए कि यह सांद्रता हमारी अधिक थी, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी है पानी भी है, तो इसकी सांद्रता अधिक और इसकी सांद्रता कम है। तो बताइए, इसमें क्वेश्चन आएगा कि बताइए परासरण की दिशा क्या होगी। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि इसमें चीनी पानी का एक गिलास है और बी में सिर्फ पानी है, तो बताना है कि इसमें परासरण की दिशा कौन सी होगी, और आपके ऑप्शन दिए रहेंगे 4। बी से ए की तरफ, बी से ए की ओर पहला, दूसरा होगा ए से बी की ओर, तीसरा दोनों ओर समान रूप से, दोनों ओर समान रूप से, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन हो गए। अब चारों ऑप्शन देखने के बाद आप जरा सोचिएगा कि इनमें क्या सही होगा। तो मिठास ए से बी की तरफ जा रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर परासरण की आपकी गति होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको सिर्फ समझना है ध्यान से, ऑटोमेटिकली आंसर आप कर सकते हैं। तो परासरण की क्रिया समझ में आ गई होगी। परासरण एक प्रकार की विसरण प्रक्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जलीय या फिर कोई भी द्रवीभूत पदार्थों का आवागमन होगा, और इसी आवागमन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन होता है। इस परासरण क्रिया के द्वारा ही, यानी कि इसी क्रिया के द्वारा, इसी क्रिया के द्वारा कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन होता है। कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन होता है। आवागमन का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। क्लियर है,
मतलब क्या, यह आवागमन कहां पे होगा कि इसी क्रिया के द्वारा, इस क्रिया का मतलब क्या, प्रसरण क्रिया के द्वारा कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन होता है। क्लियर है सबको? चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा और प्रसरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अब हो गया कि क्रिया कोशिका के अंदर ऐसे ही होती है। तो बात यह आती है कि कोशिका के अंदर प्रसरण क्रिया कितने तरह की होती है, या उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कोशिकाओं के अंदर वह कितने तरह का होता है। तो जान लेते हैं हम लोग प्रसरण के प्रकार के बारे में। प्रसरण की क्रिया कोशिका में कितने प्रकार की होती है, यानी कि कोशिका में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रसरण की क्रिया कोशिकाओं में कितने तरह की होगी, कैसे कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो होती है इनके अंदर वो होती है समप्राशरी की। किसकी होती है? समप्राशरी की। समप्राशरी मतलब समप्रसारण की क्रिया। अब समप्रसारण मतलब क्या? सम का मतलब हमेशा मैं कहता हूं कि कोडिंग करके कीजिए। सम का मतलब समान, और प्रसारण की क्रिया, जहां पे प्रसारण की क्रिया समान रूप से हो तो उसे समप्रसारी कहेंगे। मतलब क्या, एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ये कोशिका हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका के अंदर ये मटेरियल है, कोशिका द्रव्य आपका, ये जल की मात्रा अंदर, ठीक है। और कोशिका झिल्ली के बाहर भी इतने ही आपके कोशिका मटेरियल बाहर भी है। पदार्थों की सांद्रता जो है जितना अंदर थी उतना ही बाहर भी है, ये सांद्रता बाहर भी उतना ही है। अब बताइए जरा सा कि इसके अंदर जो आपकी कोशिका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बाहर की जो सांद्रता और अंदर की सांद्रता दोनों एक समान है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो प्रसरण की क्रिया होगी, प्रसरण की क्रिया की दिशा क्या होगी? कोशिका से बाहर की ओर, पहला ऑप्शन, कोशिका से बाहर की ओर, बाहर की ओर पहला। दूसरे ऑप्शन की बात कीजिएगा तो बाहर से कोशिका की तरफ, कोशिका की तरफ, या प्रसरण की क्रिया नहीं होगी, कि क्रिया निष्क्रिय हो जाएगी, या चौथा ऑप्शन आपका ये हो कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों। अब जरा बताइए कि आपको क्या टिक आउट कीजिएगा। कंफ्यूजन वाली बात आएगी कि कोशिका के बाहर जाएगा, कि बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा, या फिर प्रसरण की क्रिया निष्क्रिय हो जाएगी। तो दरअसल क्या होगी कि मैंने आपको बताया था कि प्रसरण की क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ कोशिकाएं जाएंगी। तो यहां पे बताइए, ये अंदर मान लीजिए कि ए है और बाहर आपका बी है। अब बताइए सांद्रता बी में ज्यादा है कि ए में? मैंने कहा दोनों में बराबर है। तो बताइए अब कोशिकाएं बी से ए में जाएगी या ए से बी में? तो भाई कहीं नहीं जाएगी जब सांद्रता बराबर है। जब किसी चीज को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो ढूंढेगा कोई चीज क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि इसके साथ टाई अप कब करेगा? जब कोशिका को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, कोशिका को जरूरत है नहीं, और बाहर वाले को अंदर से मटेरियल लाने की जरूरत है नहीं। जब दोनों को किसी भी रूप में जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन में प्रसरण की क्रिया क्या होगी हमारी? वह आपका निष्क्रिय कंडीशन में होगी, अर्थात कि प्रसरण की दिशा किधर भी नहीं होगी, न अंदर से बाहर न बाहर से अंदर। मतलब क्या, यह कहता है कि समप्रसारी की क्रिया, कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता के समान हो, बाहर के सांद्रता के समान हो।
सांद्रता के समान हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? तो उस कंडीशन को आप कहेंगे समप्रासरी। मतलब उस कंडीशन में दोनों में से किसी दिशा में प्रासरण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होने जा रही है। क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो ये तो पहला था कि समप्रासरी, जब दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल मटेरियल हो। अब केस इसी में एक और हो जाता है। मान लीजिए कि हम केस 2 ले लें, दूसरा केस उठाते हैं और दूसरे केस में एक और हम दूसरी कोशिका को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारी एक कोशिका है ये, ठीक है, ये हमारा केंद्रक है इसका। इसके अंदर क्या हो गया कि पूरी कोशिका एकदम पूरी सांद्र अवस्था में है, पूरी एकदम लबालब बढ़ा हुआ, बिल्कुल पूरी तरह बढ़ा हुआ, बिल्कुल ये टफ कंडीशन में है। और बाहर देखिएगा तो बाहर बिल्कुल विरल कंडीशन है, कहीं कहीं पे इक्के दुक्के नजर आ रहा है हमें। ठीक है, कहीं इक्के दुक्के नजर आ रहा है। तो ये कंडीशन में बताइए कि जब सांद्रता अंदर अधिक हो, जब कोशिका झिल्ली के अंदर, ये जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग में क्या हो, सांद्रता अधिक हो, और अंदर वाले भाग में जब सांद्रता अधिक हो और बाहर कम हो, तब बताना आपको कि प्रासरण की क्रिया किधर होगी। तो मैंने बताया कि इसका नियम तो यही है कि जिधर से अधिक सांद्रता होगी कम की तरफ जाएगी। मतलब यहां पर जो आपके पदार्थों का अर्थात प्रसरण की क्रिया होगी वह कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ होगी, कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर की तरफ होगी, और इसे हम लोग कहते हैं अति प्रसरी। क्या कहते हैं? अति प्रसरी। अब अति प्रसरी मतलब क्या? पूरा तेजी में आएगा। तेजी में आने का मतलब बहुत ज्यादा सांद्र है, इधर बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूरा खाली रास्ता एकदम। अब जब खाली रास्ता मिलता है तो गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है ना आपका। ठीक उसी प्रकार से अति प्रसरी के अंदर इसकी भी गाड़ी की स्पीड जो होगी पूरी स्पीड में, पूरी एक्सीलरेटर हाई स्पीड में जाएगी, और उस कंडीशन में मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे, और यह जो प्रसरण की क्रिया होगी इसे हम कहेंगे अति प्रसरी की क्रिया। क्या कहेंगे इसे? अति प्रसरी की क्रिया। क्लियर है आप लोग को? तो दो कंडीशन तो हमने जान लिया। अब आती है एक और कंडीशन, तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर आता है अल्प प्रसरी की बात। किसकी बात आती है? अल्प प्रसरी की। तो जरा समझिए कि वो घटना क्या होगी आपकी। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर आपका मटेरियल की सांद्रता जो है कम है, और बाहर सांद्रता एकदम, बाहर की तरफ जो सांद्रता है वह बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बाहर पदार्थों की सांद्रता बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है कि कैसे गेट खुले एकदम बस अंदर एंट्री करे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी होता है तो आप लोगों ने भी बचपन में किया होगा, स्कूल में जब छुट्टी होती है उससे पहले हम लोग बैग वगैरह बंद करके रखते हैं भाई, कि कितना जल्दी छुट्टी हो और कौन सबसे पहले गेट से बाहर निकल जाए। हम लोग की रेस तो इसी में लगी रहती है। भले रास्ते में दुकान देखते हुए 2 घंटे में हम लोग रूम पे पहुंचे, घर 2 घंटे में पहुंचे, बात अलग है, लेकिन क्लास में से निकलने में सबसे पहले कौन निकलेगा उसी की जीत होती है। तो बात यहां पर भी सेम कंडीशन है। अब बाहर एकदम भीड़ लगा के खड़ा है कि हम एंट्री करेंगे तब एंट्री करेंगे, और अंदर बिल्कुल जगह खाली है, पूरा सीट खाली है एकदम। अब ट्रेन का बोगी समझिए कि अंदर पूरा खाली है, अब बाहर पूरा प्लेटफॉर्म एकदम भरा हुआ है। आदमी अब सोच रहा है कि कैसे ट्रेन रुकेगी, अंदर एंट्री करे। अब बेचारे बाहर भी मटेरियल एकदम लेके तैयार है, सब अपना झोड़ा बोड़ा जितना है सब लादे हुए है सर पर एकदम, कि भाई गेट रुके, गेट खुले, अंदर एंट्री करे। अब बताइए कि उस कंडीशन में प्रसरण की क्रिया किधर होगी। अब बताइए उस कंडीशन में, ट्रेन वाला कंडीशन में, क्या ट्रेन का आदमी बाहर निकल पाएगा कि अंदर वाला पहले ठेल ठाल के अंदर घुसेगा। तो बात यही होगी कि अंदर वाला भीड़ जब ज्यादा है, बाहर वाला तो पहले धक्का मुक्की करके ही घुसेगा अंदर। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगा। यहां पे क्या हो रहा है कि बाहर का इन्वायरमेंट ज्यादा है। बाहर कैसा है? बाहर अधिक सांद्रता है, बाहर की सांद्रता जो है अधिक है, लेकिन अंदर की सांद्रता क्या है? कम है। उस कंडीशन में ये मटेरियल जो होगी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी। क्लियर है? और जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, कोशिका के बाहर का मटेरियल कोशिका के अंदर
प्रवेश करेगा तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अल्प परासरी। क्या कहेंगे, अल्प परासरी कहेंगे। मतलब क्या, अल्प परासरी में क्या होगा कि कोशिका अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और क्या होगा अति प्रसारी में बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और सब प्रसारी में क्या होगा कि दोनों तरफ में किसी भी तरफ की आपकी क्या होगी, किसी भी तरफ उनके अंदर कोई भी आपका क्रिया नहीं होने वाला है, मतलब कहीं भी प्रसारण की क्रिया नहीं होगी। क्लियर है आप लोगों को? अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे इसके आगे हम लोग क्या क्या होता है आपका जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, बहिर्प्रसरण क्या होता है, बहुत सारी क्रिया है जिनके बारे में हम लोग को अगले क्लास में देखना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।